Hi everyone, this is Priyanshu Mehra welcoming you to Win Science। आज की वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब्लिमेशन, डिपोजिशन ये दो मेन प्रोसेसेस पढ़े थे। बाकी हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस एज वेल एज गैस टू सॉलिड, इन 6 प्रोसेसेस को समझा था। और आज के लेक्चर में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। जो जो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए केल्विन और सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 डिग्रीज ऑफ केल्विन के। राउंड फिगर लेंगे अगर तो 273 डिग्रीज ऑफ केल्विन भी कंसीडर कर सकते हैं। वाइस वर्सा 0 डिग्री केल्विन बराबर होगा -273 डिग्री ऑफ सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद होना चाहिए, दैट इज 100 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। लेटेंट हीट पता होनी चाहिए, हिडन हीट व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेक और ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, नाउ रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन स्टेट चेंज। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत लो और उसका प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड भी कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से किसी और स्टेट का कन्वर्जन अगर करना है तो भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, टेम्परेचर लो एंड प्रेशर हाई। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, कंडेंस होते हैं, गैस टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर और प्रेशर का जो रोल है वो भी समझ लेना है कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बस कन्वर्ट करना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 300 डिग्रीज ऑफ केल्विन और बी पार्ट है 573 डिग्रीज ऑफ केल्विन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब 250 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। अब इसके बाद वाटर की कौन सी स्टेट जाने वाली है, लिक्विड टू गैस, यानी कि 250 डिग्री पे गैस यानी कि स्टीम में होगा, स्टीम फॉर्म में होगा पानी। बी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस है वो भी हो सकती है, जो वेपर स्टीम बन रही है वो भी 100 डिग्री पे हो सकती है, और एज वेल एज लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म पॉसिबल है। ए पार्ट में सिर्फ वेपर फॉर्म या स्टीम फॉर्म या गैसियस फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट के सॉल्यूशंस हम यहाँ से नोट कर लेंगे। ए पार्ट की कैलकुलेशन करनी है, 300 डिग्रीज है, 300 केल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 300 डिग्री केल्विन है, इसको -273.15 डिग्री ऑफ सेल्सियस प्लस 300 डिग्री ऑफ सेल्सियस, इनका एडिशन कर देंगे सिंपली। क्यों एडिशन करना है, 0 डिग्री केल्विन कितने बराबर होता है, 300 डिग्री -273.15 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस के। अब यहाँ 0 डिग्री केल्विन तो गिवन नहीं है, 300 डिग्री केल्विन गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपली 0 डिग्री में 300 डिग्रीज ऐड कर देंगे। अब हमने LHS में अगर सेम चीज कुछ भी ऐड करी है तो अगर हमें इक्वेशन को इक्वेट ही करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में भी उतना ही अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो -273.15 में भी 300 डिग्रीज ऐड करेंगे, तो 300 डिग्रीज ऑफ केल्विन बराबर आ जाएगा 26.85 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस के। सिमिलरली 573 डिग्री ऑफ केल्विन है। अब यहाँ पे ऊपर हमने 0 डिग्री केल्विन का रिलेशन यूज किया, यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, हम किसी में भी 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन यूज कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है, कन्वर्जन को याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 डिग्रीज ऑफ केल्विन के। अब 573 डिग्री केल्विन है, यानी कि RHS में हमें 273.15 को 573 में बढ़ाना है, तो हमें इसमें 299.85 डिग्रीज ऑफ केल्विन ऐड करना पड़ेगा। RHS में कुछ ऐड करा है तो LHS में भी करना पड़ेगा सेम अमाउंट, यानी कि 299.85 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस हमें LHS में ऐड करना पड़ेगा। तो RHS में 573 डिग्री केल्विन हो गया जितना हमें क्वेश्चन में गिवन था, और LHS में हमारा आंसर आ गया, दैट इज 299.85 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। आंसर 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा, अभी रिवीजन में भी समझा कि जब भी स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हम हीट तो सप्लाई कर रहे होते हैं
लेकिन जो कंपाउंड है या जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम सबको मालूम है, लेटेंट हीट। और अगर हम सॉलिड टू लिक्विड की बात करें तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। लिक्विड टू गैस जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। लेटेंट हीट होती क्या है? वो हीट जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आती है, जो कि हिडन हीट होती है। इससे टेम्परेचर वेरी नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फोर्थ आंसर देखते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करना चाहिए? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रेशर का जो इफेक्ट है गैस पे, जब हमने पिस्टन से कंप्रेस किया था तो हम क्या कर रहे थे? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसी कंडीशन को अगर हम किसी भी गैस पे अप्लाई करेंगे तो वो सिंपली लिक्विफाई हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ आंसर को हम नोट करने के लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम इवेपोरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इवेपोरेशन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। जब सरफेस से एनर्जी गेन करते हैं कोई भी कंपाउंड के, किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, तो वो इवेपोरेट करते हैं, यानी कि वो एयर में डिसॉल्व होने लगते हैं, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा हीट, विदाउट एनी बॉइलिंग और विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट को लेते हैं लेकिन सरफेस से, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। इसको समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेन्स एनर्जी टू ओवरकम देयर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और बॉन्ड्स फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस। सरफेस, जिस भी सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स है, कोई और लिक्विड है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम वाटर, एसीटोन, पेट्रोल ऐसे लिक्विड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल होते हैं। वाटर तो एज कंपेयर्ड टू एसीटोन और क्या कहते हैं पेट्रोल कम वॉलेटाइल है, बट ये एसीटोन और पेट्रोल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। नेल पॉलिश रिमूवर जो हमारा होता है उसमें भी एसीटोन यूज करते हैं हम, ये भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसी की वजह से जब हम इसको अपने पाम पर रखते हैं या अपने स्किन पर रखेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, और यही कूलिंग इफेक्ट हमारे नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर का टॉपिक भी होने वाला है। पढ़ते हैं आगे। सरफेस पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है, जो जिस सरफेस पे वो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा है। इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए काफी है। इसी वजह से इवेपोरेशन की वजह से बिना एक्स्ट्रा हीट दिया बॉइलिंग करे सरफेस से ही एनर्जी लेके वाटर के पार्टिकल्स लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. एक पॉइंट नोट करेंगे, इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही काम होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ही इवेपोरेशन पूरा होगा। आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन, पढ़ेंगे इसको 1.14 एक्टिविटी से। 5 ml वाटर लेना है हमें टेस्ट ट्यूब में। फिर से 5 ml वाटर लेना है हमें एक चाइना डिश में, लेकिन इसको रखना कहाँ है? इसको हमें किसी भी फैन के नीचे या फिर किसी खुली खिड़की के पास रख देना है। फिर से हमें चाइना डिश में ही 5 ml पानी लेना है, लेकिन इस बार किसी कबर्ड में या फिर शेल्फ में रख देना है। अब जो टेस्ट ट्यूब में हमने पानी लिया था, हमने इसको भी विंडो या फैन के नीचे रख देना है। अब दोनों हमारी जो तीनों क्या कहते हैं कंटेनर्स हैं, 2 चाइना डिश और एक टेस्ट ट्यूब, जिसमें 5-5 ml पानी है। 2 चीजें हमारी फैन या फिर विंडो के नीचे हैं, एक चीज हमारी शेल्फ के ऊपर है जो कि है चाइना डिश। अब हमें देखना है कि इसमें इवेपोरेशन किसमें कितना जल्दी होगा, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चाइना डिश और टेस्ट ट्यूब को कंपेयर करते हैं। टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश में से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली चाइना डिश का ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस एरिया है तो पार्टिकल ज्यादा फैलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस को कवर कर रहे होंगे, तो ज्यादा एनर्जी गेन कर पाएंगे सरफेस से। इसी वजह से चाइना डिश में इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या हो गया हमारा? सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए। अब फैन और या फिर हमें खुली हुई खिड़की के पास रख देना है, तो इससे क्या होगा? हवा चलेगी। हवा जब चलेगी तो उससे क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं उनमें और काइनेटिक, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स की कम होगी। उससे क्या होगा? अब जो पार्टिकल्स हैं वो और लेस एनर्जी से ही उनके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं आराम से। इसीलिए इवेपोरेशन में विंड स्पीड का भी हाई रोल है। ठीक है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स, जो मटेरियल जो कि चाइना डिश है, जो शेल्फ पर या कबर्ड में रखा है जहां पे हवा नहीं चल रही है, उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा सबसे शॉर्टेस्ट टाइम या क्या कहते हैं सबसे जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा? जो चाइना डिश फैन के नीचे रखी हुई है।
उससे धीरे जो चाहे शेल्फ में, और उससे धीरे जो टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि सरफेस एरिया का ज्यादा रोल है इसमें एज कंपेयर टू विंड स्पीड। अब यहाँ पर एक्टिविटी समझ चुके हैं, अब इन फैक्टर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। अब जब जैसे कि हमको पता है कि इवेपोरेशन का डायरेक्ट लिंक है, जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना ही तो सरफेस से एनर्जी ज्यादा ले पाएंगे। पार्टिकल्स कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? सरफेस से। तो अब सरफेस जितना ज्यादा कवर कर रहे होंगे पार्टिकल्स, तो उतने ही ज्यादा पार्टिकल सरफेस से एनर्जी गेन कर पाएंगे। इसी वजह से सरफेस एरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? इवेपोरेशन में। एग्जाम्पल समझेंगे, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? गीले कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका भी सरफेस एरिया बढ़ सके, और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो, या उनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो और इवेपोरेशन थोड़ा जल्दी हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत क्रूशियल रोल है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के आप किस में जाएंगे? वेपर स्टेट में। तो टेम्परेचर इंक्रीज से भी जो हमारा इवेपोरेशन है वो फास्टर होता है। अगला पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब नमी, यानी कि एटमॉस्फेयर में या फिर कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी वजह से हमारी ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर है वो ही ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं। The air around us cannot hold more than a definite number of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अब यहाँ पर हो क्या रहा है? इवेपोरेशन में होता क्या है? लिक्विड स्टेट से पानी जो है वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बन के जाएगा कहाँ? एयर में जाएगा। लेकिन ये बताओ कि जो पार्टिकल है, जो ह्यूमिडिटी है, अगर वो ज्यादा होगी तो क्या होगा? वाटर वेपर एयर में पहले से ज्यादा होंगे। अब एयर की भी कैपेसिटी है एक स्पेसिफिक प्रेशर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को कंटेन कर सकते हैं एयर भी। अब पहले से अगर ज्यादा है एयर में जो वाटर वेपर है, तो नए वाटर वेपर जो कि अब इवेपोरेशन से लिक्विड टू गैस बनने वाले हैं, ये वाटर वेपर अब कहाँ फिट हो पाएंगे? ज्यादा वाटर वेपर तो फिट हो नहीं पाएंगे, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, इवेपोरेशन उतना अच्छे से हो पाएगा, उतना फास्टर हो पाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जैसा कि हम जानते हैं जितनी तेज हवा चलेगी इवेपोरेशन ज्यादा तेज क्यों हो पाएगा? क्यों? क्योंकि अब पानी जो है अपने जिस भी सरफेस पर वो है, जैसे किसी फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ है उसको हमने फैला रखा है सुखाने के लिए, अब तेज हवा चल रही है तो जितनी तेज हवा चलेगी उस पे से पानी जितना जल्दी हटेगा और वो किसी सरफेस पे जाके लगेगा, सरफेस से उसको एनर्जी मिलेगी, वो इवेपोरेट होने लग जाएगा। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि विंड स्पीड की वजह से जो पार्टिकल्स हैं अब वो अपने सरफेस से वो दूर हटने लग जाएंगे और किसी न किसी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले सब्सटेंस पे जाके लगेंगे ताकि उनका इवेपोरेशन फास्ट हो। मतलब शॉर्ट हम ये समझेंगे कि विंड स्पीड के इंक्रीज होने से भी हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। यही चारों मेन फैक्टर्स हैं जिनको इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, तीन का इंक्रीज होना चाहिए और ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.